डॉक्टर साहब, हुकूमत का दावा है कि मैशत मुस्तहकम हो रही है, ज़खायर बढ़ रहे हैं, रुपया संभल गया है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी की पर्सनल इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। क्या ये मुमकिन है कि रियासत के दादोशुमार तो मुस्बत हो जाएं, मगर इस रियासत में बसने वाले लोग माशी तौर पर मर जाएं? क्या हम एक ऐसी कामयाब सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बाद मरीज यानी अवाम जिंदा नहीं रहेगी? देखिए, मईशत को अमूमन बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। आसान अल्फाज में अगर मईशत को हम दो हिस्सों में बांट लें, एक जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैरूनी सेक्टर, और एक अंदरूनी सेक्टर। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बैरूनी सेक्टर जो है, जिसमें हम स्टेट बैंक के रिजर्व देखते हैं वो अच्छे जा रहे हैं, IMF के साथ मुआहदे का देखा जाता है, उनकी जो शराइत हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है या नहीं। बैरूनी सेक्टर इज़ नॉट डूइंग दैट बैड। अंदरूनी सेक्टर जो है, जिसमें आप और मैं और बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, इसमें अगेन अच्छी खबर इसमें यह है कि महंगाई की शरह जो 2-3 साल पहले कहीं डबल डिजिट में थी, 30-32% से चली गई थी, वो सिंगल डिजिट में आ गई है। इसमें कोई शक की बात नहीं। जो मामला है वो कुव्वत खरीद का है। अब कुव्वत खरीद का ये हुआ है कि पिछले कोई 2.5-3 सालों में जो महंगाई, अगर जिसको इज्तमाही महंगाई या हम कलेक्टिव महंगाई कह लें, वो कोई 80-85% के हवाले से रोजमर्रा की जो अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ गई, लेकिन आपकी और मेरी और आम पाकिस्तानी की जो है वो तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ी। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि कुव्वत खरीद खत्म हो गई। अब हुकूमत बेशक हमें ये बताए कि जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन अगर आपकी और मेरी जेब में कोई पैसा टका बचता नहीं है बिजली का बिल देने के बाद, पेट्रोल का बिल देने के बाद, और बच्चों की फीस देने के बाद, तो फिर बेशक महंगाई की शरह नीचे आए या ऊपर जाए, जब आपके पास पैसा टका नहीं बचा तो फिर हम क्या करेंगे? अब ये कुव्वत खरीद का मामला जो है, ये बड़ा डेंजरस होता चला जा रहा है। ये हुकूमत की अपनी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बिजली के टैरिफ जो है वो पिछले 2-2.5 सालों में इतना तेजी से बढ़ा है, तो जो आम एवरेज पाकिस्तानी फैमिली है, उसने अब लाइट तो जलानी है। बिजली का बिल वो जरूर देते हैं, लेकिन फिर वो अपने खाने के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो वो देखा ये गया है कि जो खानदान पहले महीने में 4 दफा गोश्त खा रहे थे, अब वो कहीं 1 दफा पे आ गए। और फिर ये भी देखा जा रहा है, ये हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो प्लानिंग कमीशन की, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की है, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रोटीन का इस्तेमाल है, यानी कि जो गोश्त या दूध का इस्तेमाल है, वो पाकिस्तानी खानदानों ने बहुत कम कर दिया। अब अगर बच्चे हैं घर में और उनको प्रोटीन पूरी नहीं मिल रही, तो फिर आप सोचिए कि उनकी जो जहनी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज हैं, उनके ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। तो फिर वो जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जनरेशनल, यानी कि नस्ल दर नस्ल जो है वो खामियां और खराबियां सामने आने लगेंगी। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, खास तौर पे बिजली के बिल के हवाले से। और हुकूमत खुद से बता रही है कि जिस रफ्तार से बिजली के बिल बढ़े हैं, अब खानदान मजबूर हो गए हैं कि अपना खाना कम कर दें। ऐसा ही है सर, इस वक्त एनर्जी बहरान ने पूरे मुल्क को हिला के रखा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त 2.2 ट्रिलियन रुपए इन बिजली घरों को दे रहे हैं जिनसे हम बिजली नहीं ले रहे, और उसका बोझ उस मजदूर पर डाला जा रहा है जो 14 घंटे लोड शेडिंग में रहता है। क्या हमारा ये मुआशी मॉडल सिर्फ इशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए डिज़ाइन किया गया, और क्या मौजूदा पॉलिसियों में इस ढांचे को बदलने की कोई रमक नजर आती है? देखिए, हुकूमत चाहे किसी भी सियासी जमात की हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, जो माशी ढांचा है उसमें तब्दीली आ नहीं पा रही है पिछले कोई 30-35 सालों से। नारे बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, जो सियासी बयानिए हैं वो बदल जाते हैं, जो बुनियादी माशी ढांचा है वो तब्दील नहीं हो रहा। और वो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें कहानी सुनाई जाती थी कि एक क्या उसको मैं नाम भूल गया हूँ, जो गरीबों से, जो अमीरों से पैसे छीन के गरीबों में बांटा करता था। बिल्कुल। हमारा जो माशी ढांचा है वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है। यहाँ पे जो माशी बुनियादें हैं वो ऐसी हैं कि आम आदमी, आम पाकिस्तानी की जेब से पैसा निकाला जाए, और जो माफियाज हैं, जो
بڑے بڑے کارٹیلز ہیں ان کی جیب میں اس کی منتقلی کی جائے. جماعت سیاسی چاہے کوئی بھی آ جائے, وہ جو بنیادی تبدیلی ہے, جو دولت کی تبدیلی ہے, اس میں کوئی ریفارم ڈائریکشن میں نہیں آ رہی. 2-2.5 کروڑ وابڈا کے کنزیومرز ہیں, دوسری طرف تقریباً 4 درجن آئی پی پیز ہیں. تو یہاں جیب خالی ہوتی ہے وہ 2.5 کروڑ پاکستانیوں کی, تاکہ وہ جو 4 درجن آئی پی پیز ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے. 80 سے 85 شوگر ملیں ہیں, 24 کروڑ پاکستانی چینی کھانے والے ہیں. تو جو چینی کھانے والے ہیں ان کی جیب سے دولت کی منتقلی ہونی ہے ان 80 یا 85 جو شوگر مل مالکان ہیں. تو وہ بنیادی معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا. تو سر ہم ان آئی پی پی سے جان نہیں چھڑوا سکتے؟ پاکستان اس وقت دنیا کے مہنگے ترین بجلی کے نرخ وصول کر رہا ہے, جس کی بڑی وجہ یہی ٹیک اور پے معاہدے ہیں. کیا ان معاہدوں کو سوورن گارنٹی کے نام پر مقدس گائے سمجھ کر عوام کا خون اسی طرح نچوڑا جاتا رہے گا, یا ریاست کے پاس ان کو ری نیگوشیٹ کرنے کا کوئی قانونی اور اخلاقی راستہ موجود ہے؟ دیکھیے یہ سوال ذرا کمپلیکس ہے, اس کا جواب سوچنے والا ہے. اگر ریاست پاکستان نے دنیا کے ساتھ کوئی معاہدے کیے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ معاہدے پورے کیے جائیں. ریاست پاکستان جب ایک دفعہ سگنیچر کر دیتی ہے تو اس کا معاہدہ پورا ہونا چاہیے, ورنہ پاکستان کا جو فیوچر کا انویسٹمنٹ سین ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے معاملہ یہاں پہ بجلی کا, اگر آپ آئی پی پیز کی بات کر رہی ہیں تو اصل معاملہ یہاں بجلی کی چوری کا ہے. اگر سکھر الیکٹرک سپلائی میں, اگر خیبر پختونخوا پشاور الیکٹرک سپلائی میں 40% 45% بجلی چوری ہو جاتی ہے, تو چاہے آئی پی پیز کو ہم ان سے مفت بجلی بھی حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, یہ دکان جو ہے وہ چل نہیں سکتی. اگر یہ دکان جو بجلی کی حکومت نے بنا رکھی ہے جس میں وہ تقریباً 700 ارب روپیہ سالانہ نقصان کرتے ہیں, اور پھر اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تو 20-25 سال سے یہی دکان لگی ہے اور یہی نقصان جاری ہے. ان 20-25 سالوں میں تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاور میں آئی ہیں, لیکن 700-800 ارب روپیہ سالانہ نقصان بجلی کے شعبے میں کر رہی ہیں. اب یہ 2008 سے شروع ہوا تھا. 2008 میں جو گردشی قرضہ تھا وہ لگ بھگ 111 ارب کا تھا, اور اب وہ 111 ارب بڑھتا 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 5000 ارب پہ پہنچ گیا ہے. تو سالانہ کی بنیاد پہ کوئی 15% کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہے, سیاسی جماعت چاہے جو بھی آ جائے.